हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं नया चैप्टर। और वो नया चैप्टर क्या है बेटा? आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, चलो तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे, आगे की बात करेंगे। इसमें क्या क्या खास बातें हमको पढ़नी होंगी वो भी हम देखेंगे। ठीक है, चलो आज हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है बेटा मैं बता देता हूँ। इस चैप्टर के अंदर आज हमको कुछ परिभाषाएं पढ़नी है। क्या? कुछ परिभाषा। ठीक है, और इसके साथ ही साथ हमें पढ़ना है बेटा क्या? कार्बन का संकरण। ठीक है बच्चों, कार्बन का संकरण पढ़ना। और इसी के साथ हमको इसमें सिग्मा तथा पाई बंधों की गणना के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सिग्मा और पाई बंध कैसे कैलकुलेट करते हैं, गणना कैसे करते हैं। ठीक है, और इसमें बच्चों हमको और पढ़ना होगा संरचनात्मक सूत्र के बारे में। ठीक है, तो ये बातें हमको कुछ आज कंप्लीट करनी है। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर के अंदर हम 11वीं कक्षा का भी पढ़ेंगे और इसी चैप्टर में हम 12वीं कक्षा भी पढ़ेंगे बेटा। अरे मेरी बात सुनाई दे रही और समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? इसी चैप्टर के अंदर 11वीं कक्षा के चैप्टर भी कवर होंगे। अब 11वीं कक्षा में एक चैप्टर आता है बेटा हाइड्रोकार्बन। पढ़ा है आपने, सुना है? अब हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर बेटा 3 लोग हैं, एक एल्केन है, एक एल्किन सुना होगा आपने, अरे सुना तो होगा यार, और एक एल्काइन सुना होगा। सुना है? तो एल्केन का नामकरण कैसे होता है, एल्किन का आईयूपीएसी नामकरण कैसे होता है, एल्काइन का आईयूपीएसी नामकरण कैसे होता है, ये वाला जो पार्ट है ये हम इस आईयूपीएसी के अंदर पढ़ने वाले। और 12वीं कक्षा का बेटा सेकंड बुक, दूसरी बुक, 12वीं के अंदर आपकी केमिस्ट्री की 2 बुक है बेटा। एक पहली बुक है फर्स्ट बुक, भाग प्रथम और भाग सेकंड। सेकंड बुक के अंदर बच्चों पहला चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ठीक है, तो इन लोगों के जो आईयूपीएसी नामकरण है वो हम इसी चैप्टर में यहां पढ़ने वाले। ठीक है, इसके अलावा यहां पे बच्चों एक चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। इनके आईयूपीएसी नामकरण पढ़ने वाले। फिर अल्कोहल, फिनोल, ईथर, इनके आईयूपीएसी नामकरण पढ़ने वाले। ठीक है, इसी के अंदर बच्चों हमको इसमें एक पढ़ना है एमीन, एमीन के आईयूपीएसी नामकरण। मतलब कि हम 12वीं कक्षा की जो दूसरी किताब है उसका आईयूपीएसी नामकरण जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? शुरू करें अब। मेरी बात समझ में आ रही? मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही? मैं आपको ये जो आईयूपीएसी चैप्टर है, हम अभी कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? आईयूपीएसी नामकरण पढ़ रहे हैं ना। अरे ये चैप्टर स्टार्ट किया ना मैंने। मैं बोल रहा हूं कि इस चैप्टर के अंदर मैं 11वीं कक्षा का हाइड्रोकार्बन की तीनों भी इनके आईयूपीएसी नामकरण भी पढ़ाऊंगा, और 12वीं कक्षा के हेलो एल्केन, हेलो एरीन, ये वाले चैप्टर, इन चैप्टर, ये 4 चैप्टर, इन चारों चैप्टर के, मतलब आप सोचो 12वीं कक्षा की दूसरी किताब के चारों चैप्टर हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले, इस आईयूपीएसी नामकरण में ही पढ़ने वाले। तो इस चैप्टर के अंदर बेटा हम इन चारों के आईयूपीएसी नामकरण पढ़ने वाले। ठीक है, और इस चैप्टर को पूरा करने के लिए हमको लगभग, मैं आसपास बता देता हूं, लगभग 15 लेक्चर के आसपास, 15 लेक्चर से ज्यादा ही लगेंगे, बट 15 लेक्चर तो ही, 15 लेक्चर से ज्यादा लेक्चर हमको लगेंगे। इससे ज्यादा 15 लेक्चर से ज्यादा में हमको ये चैप्टर पूरा करना है। 15 से 20 लेक्चर मान लो, 20 लेक्चर भी हो सकते हैं बेटा ना, तो हमको कम से कम 15 से 20 लेक्चर में ये चैप्टर
पूरा करना है। ठीक है, क्लियर? अब स्टार्ट करें। चलो, बातें हो गई, क्लियर कर दिया मैंने क्या क्या पढ़ने वाले। ठीक है, आपने जो जो बातें पूछी मैंने उसका जवाब दे दिया, और अगर अब आपकी बातें समाप्त हो गई हैं तो अब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, स्टार्ट करते। आज का आपका होमवर्क ये बेटा, ये होमवर्क नोट कर लो पहले। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है। आज मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उस पर आधारित ये होमवर्क है बेटा आज का, इसको नोट कर ले। ये नोट करो, नोट करो, इस होमवर्क का फोटो खींच लो। यशराज प्रजापति, बेटा जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ लो, बाकी और कोई भी बात नहीं पूछनी। ठीक है, आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका जवाब बाद में अपने आप मिल जाएगा आपको, यहाँ पे जवाब देने की जरूरत नहीं है उसकी। फोटो खींच लो। और ये वाला होमवर्क नोट करो। ठीक है, चलो अब आ जाओ बेटा, लिखो। सबसे पहले बेटा लिखो कुछ मूलभूत परिभाषाएं। लिखो कुछ मूलभूत परिभाषा। इसमें सबसे पहली परिभाषा लिखो बेटा अणुसूत्र की। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में लिख लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखो बेटा। ठीक है, अच्छा अणुसूत्र क्या होता है बेटा, पता है आपको? किसी ने पढ़ा अणुसूत्र क्या होता है? अणुसूत्र क्या होता है बेटा? अणुसूत्र की परिभाषा होती है बेटा, लिखो ऐसा सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का बोध कराता है। देखो ऐसा सूत्र जो किसी अणु में, यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या का बोध कराता है। नोट करो बेटा। बेटा अब लाइव चैट के अंदर कोई भी कमेंट आपको नहीं करना है। ठीक है, कोई भी बच्चा लाइव चैट के अंदर कोई भी फालतू बात नहीं पूछेगा। सिलेबस कब होगा, आप ये चैप्टर कितने दिन में पूरा करोगे, आप अगला चैप्टर कौन सा पढ़ाने वाले हो, कोई भी बकवास मुझे यहाँ पे नहीं लिखेगा। जो भी बात अब मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर पूरा ध्यान दें, नहीं तो जो भी लिखेगा ना उसको ब्लॉक कर दे। ठीक है ना, जो लिखेगा आप जो भी कमेंट करे उसको ब्लॉक कर देना है। ठीक है ना, हाँ बस। अब अगर कोई भी फालतू कमेंट करेगा उसको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, ताकि मेरे पास कमेंट ही नहीं आएंगे, आपके कमेंट नहीं आएंगे तो मैं आपको पढ़ नहीं पाऊंगा। अब आपके डाउट चाहते हो, जब मैं पूछूं तब आपके डाउट का जवाब अगर आप चाहते हो, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। ठीक है, पढ़ाई करना है, बातें करने नहीं आए। ठीक है, हम ठीक है, इधर देखना है बेटा। ठीक है, हाँ इधर देखना है। ठीक है, इधर देखो। ऐसा सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का, परमाणु की वास्तविक संख्या लिखो बेटा। बेटा यहां लिखो वास्तविक संख्या, देखो वास्तविक संख्या का बोध कराता है। देखो वास्तविक संख्या का बोध कराता है। अब इसका क्या मतलब बेटा, इधर देखना है, सभी बच्चे यहां ध्यान दें। ठीक है, चलो जैसे मान लो बेटा मैंने लिखा सल्फ्यूरिक अम्ल, सभी बच्चे मुझे लाइव चैट में केवल सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र लिख करके बताएंगे। लिखो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र लिख करके बताओ लाइव चैट के अंदर।
ऐसा सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणु की वास्तविक संख्या का बोध कराता है। तो आप मुझे बस ये बताओ सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? सभी बच्चे लाइव चैट में मुझे लिख करके बताएं। क्या होता है बेटा? बहुत बढ़िया। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है बेटा H2SO4। क्या होता है बेटा? H2SO4। अब सुनना है, अणु सूत्र का मतलब ऐसा सूत्र जो अणु में उपस्थित वास्तविक परमाणुओं की वास्तविक संख्या का बोध करा। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे? अणु सूत्र है। क्या बोलोगे? अणु सूत्र है। क्यों? क्योंकि इस अणु में, सल्फ्यूरिक अम्ल के इस अणु में हाइड्रोजन के वास्तविक 2 परमाणुओं का ज्ञान होता है। लिखा है ना वास्तविक संख्या का। हाइड्रोजन की वास्तविक रूप से कितनी संख्या है? 2। वास्तविक संख्या का सल्फर के परमाणुओं की कितनी संख्या है? 1। ऑक्सीजन के परमाणु कितनी संख्या? 4। परमाणुओं की संख्या का वास्तविक संख्या का क्या करवाता है बेटा? ज्ञान करवाता है। तो परमाणुओं की वास्तविक संख्या का क्या करवा रहा है बेटा? ज्ञान करवाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र। चलो और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, ठीक है। अब एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? C2H4O2, ठीक है। अब देखो, अगर आपसे बोलो कि ये क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है। क्या है बेटा? एसिटिक अम्ल का सूत्र। क्यों? क्योंकि एसिटिक अम्ल के अंदर उपस्थित कार्बन के वास्तविक परमाणुओं की संख्या 2 है, उसका ज्ञान करवाता है। हाइड्रोजन के वास्तविक परमाणुओं की संख्या 4 है, उसका ज्ञान करवाता है। ऑक्सीजन के वास्तविक परमाणु की संख्या 2 है, उसका ज्ञान करवाता है। तो जब भी किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या का ज्ञान करवाए। अच्छा, कई जगह पर एसिटिक अम्ल को ऐसे भी लिखा होता है बेटा, आपने ये भी पढ़ा होगा, आपने ये भी देखा होगा बेटा, ये ऐसा भी देखा होगा। कई बच्चों ने ये देखा होगा, मैं ऐसे लिखूं चाहे यहां पे ऐसे लिखूं, एक ही बात। देखो कार्बन कितने बेटा? कार्बन 2, तो देखो कार्बन 2। कार्बन परमाणुओं की वास्तविक संख्या का ज्ञान करवा रहा है। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी बेटा? 2, तो कार्बन परमाणु की संख्या 2। हाइड्रोजन परमाणु की वास्तविक संख्या कितनी है? 3 और 1 4, तो ये 4 का ज्ञान करवा रहा है। ऑक्सीजन परमाणु की वास्तविक संख्या कितनी है? 2, तो ये वास्तविक संख्या, ऑक्सीजन की वास्तविक संख्या 2 का ज्ञान करवाता है। मतलब कि जब भी कोई ऐसा सूत्र जो अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या का ज्ञान करवाए, उसे क्या बोलते हैं बेटा? उस यौगिक का अणु सूत्र बोलते हैं। समझ में आया? वास्तविक संख्या का ज्ञान, परमाणुओं की वास्तविक संख्या का ज्ञान। नोट करो इसको जल्दी से, फटाफट। चलो आगे बढ़े, चलो कुछ और उदाहरण देखते हैं बेटा। चलो अच्छा, आगे बेटा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान सुनना है, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान सुनना है। आगे बच्चों में आपको बताने वाला हूं एक यौगिक जिसको हम बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलते हैं? प्रोपेन। प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8। क्या होता है बेटा? C3H8। सुनना बेटा, ध्यान सुनना है। यदि आपसे कोई पूछे कि प्रोपेन का ये क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? प्रोपेन का ये अणु सूत्र है। क्या बोलेंगे? प्रोपेन का अणु सूत्र। क्यों? क्योंकि यहां पर कार्बन के वास्तविक परमाणुओं की संख्या कितनी? 3। यहां पे हाइड्रोजन के वास्तविक परमाणुओं की संख्या कितनी? 8। तो ऐसा सूत्र जो यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की, यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या का ज्ञान करवाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? अणु सूत्र कहते हैं। अच्छा एक बात और, हमारे दिमाग में ये बात आ सकती है, सर प्रोपेन के अंदर कार्बन 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, ये कब पता चलेगा? ये भी आएगा। अभी बस इतना ध्यान रखो कि भाई प्रोपेन जो होता है उसका एक सूत्र होता है, बस इतना ध्यान रखना है। अब प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन होते तो प्रोपेन क्यों बोलते हैं, वो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो वेट करना, आपको सब्र करना है। चलो इसी प्रकार से उदाहरण एक और, जैसे मान लो आपको बोला मेथेन। क्या बोला बेटा? मेथेन। मेथेन गैस समझते हो ना, गोबर गैस। मेथेन का सूत्र होता है CH4। यदि आपसे कोई बोले बताओ ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ये मेथेन का अणु सूत्र है। क्या बोलोगे बेटा? मेथेन का अणु सूत्र। क्यों? क्योंकि इस अणु में कार्बन के वास्तविक परमाणु की संख्या कितनी? 1।
हाइड्रोजन के वास्तविक परमाणु संख्या कितनी? 4। तो जब भी किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या का ज्ञान हो तो उस सूत्र को हम क्या बोलते हैं बेटा? अणु सूत्र बोलते हैं। ठीक है, चलो अब लिखो बेटा दूसरी परिभाषा, लिखो मूलानुपाती सूत्र। लिखो बच्चों मूलानुपाती सूत्र, लिखो मूलानुपाती सूत्र। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बाल को? एम्पेरिकल फॉर्मूला। लिखो एम्पेरिकल फॉर्मूला, लिखो बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? पढ़ा होगा आपने। ऐसा सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात, पढ़ा होगा बेटा, सरल अनुपात प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलो उदाहरण लिखेंगे। ठीक है, नोट करो इसको बेटा, नोट करो। ऐसा सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या का क्या प्रदर्शित करता है? सरल अनुपात। सरल अनुपात को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? सिंपल रेशो। क्या प्रदर्शित करता है? सिंपल रेशो, साधारण अनुपात, सरल अनुपात प्रदर्शित करता है। जैसे कि मान लो मैं बोलता हूं आपको ग्लूकोज। अब बेटा आपको ये बात पता है कि ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज का ये अणु सूत्र होता है बेटा। ग्लूकोज जानते हो ना, ग्लूकोन डी वगैरह, एनर्जी, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। गर्मियों के दिनों में ग्लूकोज को पानी मिला करके आप उपयोग में लेते हो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। तो ग्लूकोज का अणु सूत्र ये बेटा। यहां पर अगर मैं इन सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अगर सरल अनुपात ले लो, देखो कार्बन के परमाणु कितने? 6, हाइड्रोजन के परमाणु कितने? 12, ऑक्सीजन के परमाणु कितने? 6। अगर इनका सरल अनुपात लिया जाए तो क्या आएगा बेटा? 1:2:1। मतलब कि कार्बन का अनुपात कितना? 1, हाइड्रोजन का अनुपात कितना? 2, ऑक्सीजन का अनुपात कितना? 1। मतलब कि यहां पे एक फॉर्मूला और बन गया, सरल अनुपात आने से एक फॉर्मूला और बन गया। C1, हाइड्रोजन कितना? 2, ऑक्सीजन कितना? 1। तो कार्बन का अनुपात 1, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1। मतलब कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात है C1H2O1। तो इसका मतलब ये वाला सूत्र क्या हो गया बेटा? ये सूत्र हो गया मूलानुपाती सूत्र, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र। तो ऐसा सूत्र जो यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात प्रदर्शित करता है। ठीक है, नोट करो बेटा, फटाफट फटाफट नोट करो, जल्दी से, जल्दी नोट करें। चलो आगे बढ़े। चलो अगला उदाहरण, एक और। चलो एक और उदाहरण लिखो बेटा। आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा एक यौगिक जिसे आप बोलते हैं एथीन। क्या बोलते हैं? एथीन। एथीन का सूत्र होता है बेटा C2H4। क्या होता है बेटा? C2H4। यह है एथीन का अणु सूत्र। क्यों? क्योंकि ये एथीन यौगिक के अणु में उपस्थित कार्बन के परमाणु की वास्तविक संख्या 2, हाइड्रोजन के परमाणु की वास्तविक संख्या 4 का ज्ञान कराता है। वास्तविक संख्याओं का ज्ञान होगा तो अणु सूत्र, लेकिन परमाणुओं की संख्या का यदि सरल अनुपात 1:2 मतलब कि C1H2 अगर सरल अनुपात वाला सूत्र प्रदर्शित किया जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मूलानुपाती सूत्र। क्या बोलते हैं? मूलानुपाती
सूत्र। क्या बोलते हैं बेटा? मूलानुपाती सूत्र। तो ये तो एथीन का अणुसूत्र है और ये एथीन का मूलानुपाती सूत्र है बेटा। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। चलिए, अच्छा अब कोई बच्चा ये बताएगा कार्बनिक रसायन बोलते किसे हैं। चलो, कार्बनिक रसायन की परिभाषा कोई बच्चा जानता है? कार्बनिक रसायन की परिभाषा क्या है? कौन बच्चा कार्बनिक रसायन की परिभाषा बताएगा? तीसरी परिभाषा है ना, पहली क्या थी? अणुसूत्र, दूसरी क्या थी? मूलानुपाती सूत्र, और तीसरा क्या है? कार्बनिक रसायन की परिभाषा। किसी बच्चे को पता है कार्बनिक रसायन की परिभाषा क्या है? क्या होता है कार्बनिक रसायन? क्या होता है बेटा? क्या होता है कार्बनिक रसायन? क्या होता है बेटा? बेटा ऐसा विषय, अच्छा कार्बनिक रसायन क्या है बेटा? ऐसा विषय जिसमें हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। लिखो बेटा, हाँ, ऐसा विषय जिसमें हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। समझना है बेटा बात को, ऐसा विषय जिसमें हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब हमारे दिमाग में बात आएगी ये हाइड्रोकार्बन क्या बीमारी है। चलो एक एक करके दोनों देखते हैं। यहाँ पे दो बातें लिखी हुई है बेटा, हमने यहाँ पे दो बातें लिखी हुई है, एक तो लिखा है मैंने हाइड्रोकार्बन और एक लिखा है उसके व्युत्पन्न। ठीक है, चलो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो देखो बेटा, नाम से स्पष्ट है, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन का मतलब नाम से स्पष्ट है क्या होता है? कार्बन। तो ऐसा विषय जिसमें, ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु उपस्थित हो, तो यौगिक जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। नाम से स्पष्ट है बेटा, नाम क्या लिखा है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मतलब कि हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कि कार्बन, यौगिक जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। उदाहरण, चलो उदाहरण देखते हैं बेटा। अच्छा ये कौन सा? देखो ये क्या लिखा है बेटा, देखो एथीन। एथीन के सूत्र में आपको क्या क्या दिख रहा है बालको? इस एथीन के अंदर आपको कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहा है। तो एथीन के अंदर आपको कार्बन के परमाणु और हाइड्रोजन के परमाणु दिख रहे हैं। इसका मतलब बेटा ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। चलो मेथेन, मेथेन का सूत्र क्या है बेटा? CH4। क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? कार्बन तथा हाइड्रोजन। जहां कार्बन तथा हाइड्रोजन हो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन। चलिए प्रोपेन, अरे प्रोपेन का सूत्र मैंने बताया था, ये देखो प्रोपेन का सूत्र क्या है? C3H8। ये देखो C3H8। तो यहां पे क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन तथा हाइड्रोजन, जब कार्बन तथा हाइड्रोजन आपको दिख जाए तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन। ऐसे यौगिकों का जब भी अध्ययन किया जाएगा तो उस विषय को क्या बोलते हैं बेटा? कार्बनिक रसायन। जिस भी विषय के अंतर्गत इन हाइड्रोकार्बनों का अध्ययन किया जाए उसको हम बोलते हैं बेटा क्या? कार्बनिक रसायन बोलते हैं। चलो अब बात करते हैं इनके व्युत्पन्नों की, नोट करो इसको एक बार। अभी हम व्युत्पन्न देखेंगे बेटा। अब हम देखते हैं बेटा इनके व्युत्पन्न। चलो व्युत्पन्न का क्या मतलब? अब ये दूसरा शब्द और आ रहा है व्युत्पन्न। ठीक है,
अभी हम बताने वाले व्युत्पन्न क्या होता है, ठीक है। चलो चलो अब बात करते हैं हम हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न का क्या मतलब है बेटा? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न का क्या मतलब है? ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के अलावा दूसरे परमाणु भी उपस्थित होते हैं, अन्य परमाणु। यदि किसी यौगिक में कार्बन है, हाइड्रोजन है, केवल कार्बन हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोकार्बन, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणु भी उपस्थित हो तो ऐसे यौगिकों को क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। जैसे कि उदाहरण, ठीक है, जैसे उदाहरण जैसे कि ग्लूकोज ही ले लो। चलो चलो ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज। चलो ग्लूकोज के पास बेटा क्या क्या है? देखो, ग्लूकोज के पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणु ऑक्सीजन भी है। मतलब कि ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ऐसे ध्यान रख। फिर चलो एसिटिक अम्ल, अभी हमने लिखा था ना एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। चलो एसिटिक अम्ल का मैंने सूत्र क्या लिखा था बेटा? अभी C2H4O2 लिखा था ना। कुछ बच्चों ने इसका फॉर्मूला मुझे ये भी बताया था, सर इसका फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा है। कई बच्चों ने ये भी बताया मुझे, है ना सर, हमने इसको ऐसा भी लिखे हुए देखा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या क्या बेटा? कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा बेटा? हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके अलावा और क्या? चलो इसके अलावा और क्या? मान लो जैसे कि साइनाइड, ठीक है, या आप मान लो इसमें कुछ लेते एथेन क्लोराइड। चलो क्लोरो इथेन ले लेते, चलो क्लोरो एथेन, ठीक है। अब ये क्या होता है? तो ये ऐसा होता है बेटा C2H5, ठीक है, Cl, ठीक है। अब देखो इधर देखो, क्लोरो एथेन, तो क्लोरो और इथेन, तो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन भी है। तो जब कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो और दूसरे परमाणु भी हो तो इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। तो जब भी हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न और हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिकों की जिस भी विषय में अध्ययन किया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? कार्बनिक रसायन बोलते हैं। ऐसे विषय को क्या बोलते हैं बेटा? कार्बनिक रसायन कहा जाता है। कार्बनिक रसायन का मतलब क्या? ऐसा विषय जिसमें हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं कार्बनिक रसायन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो नोट कर लो इसको बेटा, फटाफट नोट कर लो फटाफट, ठीक है। और इसको भी नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो, ठीक है। चलो अब लिखो बेटा अगली महत्वपूर्ण बात। अच्छा ये बताओ बच्चों, प्रयोगशाला में सबसे प्रथम निर्मित कार्बनिक यौगिक कौन सा था? कोई बताएगा मुझे? प्रयोगशाला में सबसे प्रथम निर्मित कार्बनिक यौगिक कौन सा था, पता है आपको? बहुत बढ़िया, यूरिया। कौन सा था बेटा? यूरिया। अच्छा यूरिया था, ठीक है, सबसे पहले कौन सा था? यूरिया, ठीक है। कौन से वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया था? वोलर द्वारा। मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा, सुन लो। एक्चुअली जब वोलर ने यूरिया का निर्माण किया था उससे पहले यह समझा जाता था कि कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, लेकिन वोलर ने सबसे पहले कार्बनिक यौगिक यूरिया को बना करके ये साबित कर दिया कि प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण संभव है।
और वो कार्बनिक यौगिक जो सबसे पहले बना था वो कौन सा था? यूरिया। किसके द्वारा? वोलर द्वारा। अच्छा, ये बनता कैसे बेटा? ये इस प्रकार से बनता है, NH4CO। इसे हम बोलते हैं बेटा अमोनियम साइनेट। क्या बोलते हैं? अमोनियम साइनेट। जब भी अमोनियम साइनेट को गर्म करते हैं, अच्छा एक बात बताओगे, गर्म करने पर क्या लग जाती है? बता आपको, लू लग जाती है। क्या लग जाती है बेटा? गर्म करने पर लू। आप जब जैसलमेर या रेगिस्तान में कहीं जाते हो, रेगिस्तान में जाते हो, गर्मी के दिनों में आप बाहर निकलते हो, घर से बाहर निकलते हो, शरीर को क्या लग जाती है? लू लग जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो बेटा इसको भी जब गर्मी मिलेगी तो इसका भी क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? डिहाइड्रेशन। लू लग जाएगी। डिहाइड्रेशन, लू लगना मतलब कि पानी निकल जाना। इसमें से क्या निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? तो ऐसे पानी निकल जाता है, फिर स्टेप बाय स्टेप ऐसे पदों में। ठीक है, ठीक है, पानी निकल जाता है। ठीक है, मैं भी इतने में पानी पी लेता हूं, आप इसको एक बार नोट कर लो बेटा। ठीक है, तो पानी निकल जाता है इसमें से। ठीक है, और जो भी यौगिक प्राप्त होता है उस यौगिक में से, ठीक है, तो पानी निकलता है इस यौगिक, देखो पानी निकालोगे आप, पानी निकालोगे तो क्या यहां से वाटर निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। क्या बनेगा? देखो NH2। ठीक है, NH2 ये बन गया CN। ठीक है, देखो, ठीक है, तो देखो दो हाइड्रोजन यहां से निकाल दो, ऑक्सीजन यहां से निकाल दो, दो हाइड्रोजन निकाले तो क्या बच जाएगा बेटा? ये NH2 बच जाएगा। ठीक है, C तो रहेगा ही। ठीक है, और यहां पे N रह जाएगा, ऑक्सीजन। तो दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकाल दो, वाटर निकल गया। अब बेटा होता है क्या है कि स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी क्रियाओं द्वारा फिर से ये वाला यौगिक क्या करता है? पानी से क्रिया करता है, पानी से, और अंत में जाकर के यहां पे बनता है NH2CO NH2। ये बन जाता है यूरिया। क्या बन जाता है बेटा? यूरिया। ठीक है, तो होता क्या मुख्य रूप से कि अमोनियम साइनेट जो है उसको गर्मी लगेगी, लू लग जाएगी, पानी निकलेगा, इस प्रकार का यौगिक बनेगा, और फिर से ये पानी से क्रिया करके इस प्रकार से पुनर्विन्यास करके यूरिया का निर्माण करते हैं। ठीक है, आपको ये याद नहीं रखना है, आपको पूरा प्रक्रिया याद नहीं रखना, आपको याद बिल्कुल नहीं रखना। आपको क्या याद रखना है मैं बता देता हूं। आपको एक तो ये याद रखना है कि प्रयोगशाला में सबसे प्रथम निर्मित कार्बनिक यौगिक कौन सा था? कौन सा था भाई? यूरिया था। किसके द्वारा? वोलर द्वारा। और किसके द्वारा निर्माण किया गया? किस यौगिक द्वारा? अमोनियम साइनेट द्वारा। बस, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक है, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर ले बेटा। ठीक है, क्लियर? अच्छा एक बात और, अभी हमने आईयूपीएसी नामकरण मुख्य रूप से चालू किया नहीं है। यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण जब स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। अभी हम कुछ कुछ परिभाषाएं देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बेटा? कुछ परिभाषा, छोटे छोटे परिभाषाएं। जैसे मान लो मैं कभी बोलूं अगर अणुसूत्र ये होता है तो हमें पता होना चाहिए कि अणुसूत्र ये होता है। मैंने कहीं मान लो मैंने कहीं बोल दिया मूलानुपाती सूत्र इस यौगिक का ये, तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ भाई मूलानुपाती सूत्र ये है। मैंने कहीं बोल दिया कार्बनिक रसायन हम पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बनिक रसायन क्या है। मैंने कहीं बोल दिया हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन क्या है। मैंने कहीं बोल दिया कि हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों का नामकरण पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न क्या होते हैं। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, तो नामकरण पे जाने से पहले नाम किसी के भी अभी हमको याद नहीं रखने, अपने आप याद हो जाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा उसका तरीका क्या है। अभी बस हमको क्या देखनी बेटा? कुछ परिभाषाएं देखनी, छोटी छोटी परिभाषा। ठीक है, और इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको बस दो बातें ध्यान रखनी, 2 से 3 बातें ध्यान रखनी। सबसे पहला निर्मित कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है? यूरिया। दूसरा किसके द्वारा? वोलर के द्वारा। और तीसरा कौन सा यौगिक इसका निर्माण करता? अमोनियम साइनेट। बस, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। 3 बातें। प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सा यौगिक? यूरिया। कार्बनिक यौगिक कौन सा? यूरिया। किसके द्वारा? वोलर के द्वारा। और कौन से यौगिक द्वारा बनता है? अमोनियम साइनेट द्वारा। यह अभिक्रिया भी याद आपको नहीं रखनी है, अभिक्रिया भी याद नहीं रखनी। समझ में आया? समझ में आया? चलो अब बेटा आगे की बात कर, नोट करो फटाफट, नोट करो। चलो चलो अब आ जाओ बेटा, आगे की बात करते। ठीक है, चलो अब बच्चों इसमें एक परिभाषा क्या, इसमें एक टॉपिक है बेटा संकरण का, कार्बन का संकरण। चलो
अब हमें क्या पढ़ना है बेटा, कार्बन का संकरण। संकरण को क्या बोलते हैं बेटा, संकरण को क्या बोलते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाँ क्या दिक्कत है इसमें बताओ, क्या दिक्कत है बताओ। मैं बोल रहा हूं बेटा 2 हाइड्रोजन निकल गए, H2 निकल गया, ठीक है भाई, H2 निकला, H2 तो H2 यहां से निकल गया, यहाँ पे वो निकल गया, तो अगर यहाँ से 2 हाइड्रोजन गए, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन निकल गया, क्या बच जाएगा, NH2CN बचेगा ना, NH2CN आ जाएगा। N2 की उपस्थिति में ये 2 नाइट्रोजन दे रखे ना, 1 और 2 नाइट्रोजन दे रखे ना। अच्छा सभी बच्चों क्या ये 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो 1 नाइट्रोजन ये, 1 नाइट्रोजन ये, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन, देखो ये 1 नाइट्रोजन ये, 1 नाइट्रोजन ये, ठीक है, और यही वाले 2 नाइट्रोजन यहाँ पे बेटा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं ना। अरे यार ये देखो ना, ये 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गायब नहीं हुआ, ये 2 नाइट्रोजन, ये 2 नाइट्रोजन और ये 2 नाइट्रोजन। अब क्लियर, देख लो आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े जल्दी बताओ यार। चलो अब बेटा किस पे आते हैं, संकरण पे, कार्बन का संकरण कैसे निकालते, ठीक है, पूरा ध्यान बेटा यहां पे। अच्छा अभी मैं टॉपिक ये पढ़ा रहा हूं ना संकरण, तो अभी आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर संकरण होता क्या है ना भाई, दिमाग में क्वेश्चन आता है सर संकरण क्या है, क्या होता है। मैं आपको एक बात अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं, मैं यहां पर संकरण क्या होता है ये नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा, ध्यान सुनना है, मैं यहां पे जो पढ़ा रहा हूं उसके बारे में, संकरण क्या होता है क्या है उसके बारे में नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि यदि आपको कोई यौगिक दे रखा है, जैसे कि मान लो आपको CH3 दे रखा है, तो आपको मैं ये सिखा रहा हूं कि कार्बन का संकरण निकाला कैसे जाता है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ रहे। कार्बन ये संकरण होता क्या है ये यहां पे नहीं पढ़ेंगे, इसे हम कहां पे पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे रासायनिक आबंधन चैप्टर के अंदर। कहां पढ़ेंगे बेटा, रासायनिक आबंधन चैप्टर के अंदर। जब ये चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि संकरण होता क्या है। अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी बस हमें यह देखना है कि कार्बन परमाणु का संकरण कैसे निकाला जाता है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जो मैं बोलूं आप बस वही फॉलो करें। कोई भी बच्चा मुझे ये ना बोले कि सर संकरण क्या होता है, संकरण क्या होता है मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं, संकरण क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं मैं आपको इसको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बस ये पढ़ा रहा हूं कार्बन का संकरण निकाला कैसे जाता है। आपने सुना होगा ना sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, ये संकरण कैसे ज्ञात करते हैं इसका जुगाड़, ट्रिक बता रहा हूं इसकी मैं, क्या बता रहा हूं बेटा, ट्रिक। हमें यहां पे केवल ट्रिक जाननी, अभी हमें इसके अंदर कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है। कॉन्सेप्ट पे हम कब जाएंगे, इस चैप्टर में, इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि sp आया तो क्यों, कैसे, कहां से, क्या डेफिनेशन है, ठीक है। चलो शुरू करेंगे बेटा, चलो ठीक है क्लियर। चलो अब पूरा ध्यान यहां पे, ठीक है, पूरा ध्यान यहां पे बेटा, ठीक है। यदि कोई कार्बन, लिखना है बेटा, अब लिखना है, ठीक है, लिखो, यदि कोई कार्बन 4 सिग्मा बंध, सुनते जाना, ठीक है, 4 सिग्मा बंध बनाता है। अभी सब समझाऊंगा, बेफिक्र रहना है, सब समझाऊंगा। सिग्मा बंध क्या होता है ये मैं बताऊंगा, ठीक है, बेफिक्र रहे। 4 सिग्मा बंध बनाता है तो संकरण क्या हो जाएगा उसका, sp3, क्या हो जाएगा बेटा, sp3, ठीक है। यदि कोई कार्बन 3 सिग्मा तथा 1 पाई बंध बनाता है तो उसका संकरण क्या हो जाएगा, sp2। एक बार लिख लो, यदि कोई कार्बन
2 सिग्मा तथा 2 पाई बंध बनाता है तो उसका संकर्ण क्या हो जाएगा, sp। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये सिग्मा क्या होता है और पाई क्या होता है, ठीक है, बेफिक्र रहना, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है कि सर ये सिग्मा और पाई क्या बीमारी आ गई, सब बताऊंगा, ठीक है, सब आएगा। अभी बस मैं जो बता रहा हूं आप लिखते जाओ, सब समझ में आएगा। एक बार ये नोट कर लो, नोट कर लो इसको, ठीक है, नोट कर लो। चलो फिर लिखना है बेटा उदाहरण। ठीक है, अब बेटा यहां देखना, ठीक है, यहां देखना, इधर देखना है बच्चों सभी को, ठीक है, ध्यान यहां होना चाहिए। यदि 2 परमाणुओं के बीच, पूरा ध्यान यहां लगाना, ठीक है बेटा, अभी सब समझाऊंगा मैं। यदि 2 परमाणुओं के बीच एकल बंध है तो ये कौन सा बंध होगा, सिग्मा बंध, सदैव। मैं फिर बोल रहा हूं, सिग्मा बंध क्या होता है, कैसे बनता है, वो हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल ये पढ़ रहे हैं कि सिग्मा बंध कितने बनेंगे, कब बनेंगे, वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। जितना बता रहा हूं बस उतना ही, मैं जितना बता रहा हूं उतना ध्यान देना। यदि 2 परमाणुओं के बीच में एक बंध बनता है तो उसको सिग्मा बोलते हैं। हो सकता है आपके बीच में, आपके दिमाग में क्वेश्चन, सर सिग्मा बंध होता क्या है, लेकिन अभी नहीं पढ़ रहे हैं, कहां पढ़ेंगे, रासायनिक आबंधन में। यदि 2 परमाणुओं के बीच में एक बंध बने तो सदैव सिग्मा, ठीक है। चलो अभी सब समझ में आएगा बेटा, ठीक है। यदि 2 परमाणुओं के बीच एक से ज्यादा बंध हो तो एक सिग्मा बंध, शेष सभी पाई, ठीक है बेटा। यदि 2 परमाणुओं के बीच एक से ज्यादा बंध हो तो एक सिग्मा और शेष सभी पाई। एक बार इसको नोट कर लो बेटा, एक बार इसको नोट कर लो, एक बार इसको नोट कर लो, ठीक है, ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो। चलो अब पूरा ध्यान फिर से यहां पे, ठीक है। चलो अब हमारे सामने ये उदाहरण है बेटा, ठीक है, इसमें पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, इन तीनों कार्बन का हमको क्या निकालना है बेटा, संकरण निकालना है। क्या निकालना है, इन तीनों कार्बन का हमको क्या निकालना है, संकरण निकालना है। क्या निकालना है बेटा, संकरण, ठीक है, सुनना ध्यान से। अच्छा, ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ कितने कितने हाइड्रोजन के साथ बंध बना, 3 है ना। तो देखो यहां पे देखो, ठीक है, इस कार्बन को मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, यहां ध्यान देना है, ठीक है, पूरा ध्यान यहाँ पे। कार्बन कितने हाइड्रोजन, 3, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। बीच में एक और कार्बन, कार्बन ये कितने हाइड्रोजन है, 2, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। ये कितने हाइड्रोजन, 3, तो कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, ऐसे लिख सकता हूं, 3 हाइड्रोजन ऐसे, अरे लिख सकता हूं ना, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में कितने बंध बन रहे हैं, ये एकल बंध है या द्विबंध, जल्दी बताओ फटाफट। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बंध आपको दिखाई दे रहे हैं, बताओ। एक बंध दिखाई दे रहा है ना। जब भी एक बंध हो तो ये हमेशा बेटा क्या होता है, सिग्मा। तो देखो ये हो गया सिग्मा बंध, हो गया सिग्मा। चलो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बंध है बेटा, ये कितने बंध दिख रहे हैं आपको, एक। जब भी एक बंध हो तो ये क्या होता है, सिग्मा। चलो भाई ये भी सिग्मा हो गया। चलो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या दिख रहा है, एक बंध, तो ये क्या होगा, सिग्मा। चलो एक बंध मतलब कि सिग्मा। चलो कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बंध दिख रहा है बेटा, अरे कार्बन कार्बन के बीच में कितना बंध है, एक बंध, एक बंध मतलब कि सिग्मा।
इसका मतलब ये जो कार्बन है वो कितने सिग्मा बना रहा है, ये कार्बन 1 2 3 4 4 सिग्मा बंध बना रहा है। कितने बना रहा है बेटा, सिग्मा बंध। इस कार्बन ने 1 2 3 4 4 सिग्मा बनाए। अगर 4 सिग्मा बनाए तो जब भी कोई कार्बन 4 सिग्मा बनाएगा तो इसका संकरण क्या होगा, sp3। क्या हो जाएगा बेटा, sp3। क्या हो जाएगा बेटा, sp3। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो अब आ जाओ इस कार्बन पे। सभी बच्चे ये बताओ, ये कार्बन जो यहाँ पे सिग्मा बना रहा है, चलो ये वाला कार्बन यहाँ पे भी देखो, ये एकल बंध, ये भी क्या है, सिग्मा। देखो ये कार्बन यहाँ पे भी इस कार्बन के साथ क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच भी क्या है, एकल बंध। एकल मतलब कि सिग्मा। यहाँ नीचे भी क्या है, देखो यहाँ नीचे भी क्या है, सिग्मा। कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 4। ये कार्बन 1 2 3 4 4 सिग्मा बना रहा है। और जब भी 4 सिग्मा बंध हो तो संकरण क्या, sp3। इसका भी संकरण क्या हो जाएगा इस कार्बन का, sp3। क्या हो जाएगा बेटा, sp3। चलो अब आ जाओ इस कार्बन पे। जल्दी से सभी बच्चे मुझे इस कार्बन का संकरण बता दो बेटा, इस कार्बन का संकरण बता दो जल्दी से। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहां पे क्या, सिग्मा। अच्छा इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ये क्या, एकल बंध। एकल मतलब कि सिग्मा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध, एकल मतलब कि सिग्मा। एकल बंध मतलब सिग्मा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एकल, सिग्मा। 1 2 3 4 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा मतलब कि sp3। तो ये हो जाएगा बेटा sp3। क्या हो जाएगा बेटा, sp3 हो जाएगा। इस तरीके से आपको संकरण ज्ञात करना है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा तो सॉल्व करके बताओगे? अरे कुछ क्वेश्चंस दूंगा, सॉल्व करके बताओगे? पक्का करोगे? श्योर, गलत तो नहीं करोगे? बस आपको ये पॉइंट ध्यान रखने, आपको एक तो ये 3 पॉइंट याद रखने, और सिग्मा बंध और पाई बंध कब बनता है बस ये ध्यान रखना। अगर ये 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट याद है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अगर ये 5 बिंदु आपको याद है तो हमारा संकरण का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, है ना, जब संकरण निकालने के लिए बोला जाए। चलो आ जाओ, लिखो उदाहरण, लिखो बेटा। चलो कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। संकरण हमें किसका निकालना है बेटा, संकरण हमें कार्बन का निकालना है। कार्बन परमाणु का संकरण पढ़ रहे हैं ना, कार्बन परमाणु का संकरण निकालना। चलो यहां से शुरुआत करते हैं, यहां से। यदि 2 परमाणुओं के बीच में एकल बंध हो तो एकल बंध मतलब क्या, सिग्मा। यदि 2 परमाणुओं के बीच में एकल बंध हो, एकल बंध मतलब क्या, सिग्मा। चलो यदि कार्बन कार्बन ये 2 परमाणु के बीच में एक से ज्यादा बंध, अरे ये एक से ज्यादा है, देखो देखो क्या लिखा है, यदि 2 परमाणु के बीच एक से ज्यादा बंध हो तो एक बंध तो सिग्मा होगा, शेष सभी पाई होंगे। ठीक है भाई, इन दोनों में से एक बंध सिग्मा होगा और शेष सभी पाई, तो 2 में से एक सिग्मा दूसरा पाई। अब देखो इस कार्बन ने कितने सिग्मा बनाए, देखो 1 2 3 3 सिग्मा, और पाई कितना बना दिया, पाई बना दिया 1। अब बताओ यदि कोई कार्बन परमाणु 3 सिग्मा और 1 पाई बनाएगा तो उसका संकरण क्या होगा बेटा, बताओ, sp2। मतलब कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा sp2। जल्दी से मुझे बच्चों इसका आंसर भी बता दो फटाफट। क्या आएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर भी आ जाएगा 3 सिग्मा 1 पाई, मतलब कि sp2। दोनों का sp2 sp2। इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे क्या, सिग्मा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे क्या, सिग्मा। 1 2 3 3 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई, sp2। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। चलो एक और उदाहरण करेंगे, चलो एक और उदाहरण। अच्छा हाइड्रोजन कार्बन त्रिबंध कार्बन हाइड्रोजन, चलो इसको करेंगे बेटा। सबसे पहले इस कार्बन पे आ जाओ। सबसे पहला काम क्या, सिग्मा और पाई बंधों की गणना कर दो, फिर संकरण निकालो। ठीक है,
चलो पहले सिग्मा पाई बंध देखेंगे। दोनों परमाणु के बीच में एकल बंध तो सिग्मा, दोनों परमाणुओं के बीच में एक से ज्यादा बंध, एक बंध तो सिग्मा। जब भी एक से ज्यादा बंध हो तो एक बंध सिग्मा और शेष सभी क्या होंगे पाई, मतलब कि यहाँ पे 2 पाई बंद हो जाएंगे, 2 पाई। चलो कितने सिग्मा, 2 सिग्मा, कितने पाई, 2 पाई। आ जाओ क्या लिखा है भाई, 2 सिग्मा 2 पाई, कितना sp, मतलब किसका आंसर आ जाएगा sp संकरण। क्या हो जाएगा बालक, sp संकरण। चलो इसकी बात करते हैं। 2 परमाणु के बीच, इस परमाणु और इसके बीच में, दोनों परमाणु के बीच में यहाँ पे क्या है सिग्मा, दोनों परमाणु के बीच में यहाँ पे क्या है सिग्मा, 2 सिग्मा 2 पाई। अरे क्या हो जाएगा 2 सिग्मा 2 पाई मतलब क्या sp, क्या हो जाएगा बेटा sp, सिंपल। फिर मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, अभी हम देखो बच्चों, मैं 1-2 पॉइंट आपको लिख लेता हूं। सिग्मा बंध क्या है मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा हूं, पाई बंध क्या है मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन सिग्मा बंध कितने होते हैं, गणना कितने होते हैं ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कितने होते हैं ये पढ़ा रहा हूं। क्या होता है इसकी बात हम रासायनिक आबंधन में करेंगे। चलो फिर संकरण, संकरण क्या होता है ये मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन संकरण कैसे ज्ञात करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं संकरण, उसका जुगाड़ क्या है, ट्रिक क्या है वो ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ये पढ़ा रहा हूं मैं, ये नहीं पढ़ा रहा हूं। समझ में आया। चलो अब बात करें बेटा कुछ और एग्जाम्पल के, लिखो एक और एग्जाम्पल लिखो। चलो अरे बेंजीन तो देखा होगा सभी ने, चलो बेंजीन की बात करते हैं, बेंजीन की बात करें, ये होता है बेटा बेंजीन। सभी बच्चे बेंजीन बनाओ और मुझे ये बताओ बेंजीन के अंदर कितने सिग्मा बंध हैं, कितने पाई बंध हैं ये बताओ, और जब ये गणना हो जाए तो कार्बन का यहां पर संकरण बताओ बेटा, कार्बन का संकरण बताओ। चलो ये करके बताओ, टाइम दे रहा हूं मैं आपको। चलो काउंट करें, आ जाओ। मैंने आपसे क्या बात बोली थी, इधर देखना है बेटा, ठीक है। मैंने आपसे क्या बात बोली थी, जब भी 2 परमाणु के बीच में आपको एकल बंध दिखे, एकल बंध हमेशा क्या होता है सिग्मा। जब भी 2 परमाणु के बीच में एकल बंध दिखे क्या होता है सिग्मा। 2 परमाणु के बीच में एकल बंध दिखे सिग्मा, 2 परमाणु के बीच में ये एकल एक बंध दिखे सिग्मा, 2 परमाणु के बीच में एकल बंध दिखे सिग्मा, 2 परमाणु के बीच में एक बंध दिखे सिग्मा, ठीक है। 2 परमाणुओं के बीच में एक बंध, ये एक बंध दिख रहा है बेटा, ये एक बंध है तो इसको क्या बोलते हैं सिग्मा। 2 परमाणुओं के बीच में यहाँ पे क्या है एक बंध, क्या सिग्मा, ठीक है। 2 परमाणुओं के बीच में क्या एक बंध, ये एक बंध क्या आ जाएगा सिग्मा, ठीक है। चलो सिग्मा काउंट कर लिया। अभी देखो 2 परमाणुओं के बीच में यहाँ पे क्या आ रहा है एक से ज्यादा बंध, देखो ये 2 बंध आ रहे हैं। जब भी 2 परमाणुओं के बीच में, ये परमाणु और इस परमाणु के बीच में कितने बंध, 2 बंध, 2 बंध हो तो एक हो जाएगा सिग्मा और दूसरा हो जाएगा पाई। क्या हो जाएगा बेटा पाई। चलो इधर आ जाओ, जब भी 2 परमाणुओं के बीच में एक से ज्यादा बंध दिखाई दे तो एक हो जाएगा सिग्मा, दूसरा हो जाएगा पाई। चलो जब भी 2 परमाणुओं के बीच में एक से ज्यादा बंध दिखाई दे तो एक बंध होता है सिग्मा, शेष सभी पाई, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ टोटल कितने सिग्मा दिख रहे हैं, देखो बेटा कितने सिग्मा, देखो काउंट करो कितने सिग्मा दिखाई दे रहे, देखो ये पहला सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा, पांचवा सिग्मा, छठा सिग्मा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। कितने सिग्मा, 12 सिग्मा बेटा, कितने 12 सिग्मा, कितने बेटा 12 सिग्मा। चलो पाई कितने, पाई अरे देखो पाई कितने, अरे पाई बंद देखो पाई बंद कितने, चलो पेन ले लेते हैं
पेन ले लेते, ग्रीन ले लेते। चलो पाई कितना देखो, ये रहा पाई, ये रहा पाई, ये रहा पाई। कितने पाई बेटा? 3 पाई। ये आ जाएगा 3 पाई। कितने आ जाएगा? 3 पाई। ठीक है, चलो अब देखेंगे हम कार्बन का संकरण। ठीक है, कार्बन का संकरण। चलो एक एक करके सारे कार्बन को देखते। चलो यहां देखो बेटा, यहां पे इधर देखो, इस कार्बन को देखो। सभी बच्चे इस कार्बन को देखेंगे जहां पे मैं पेंसिल से मार्क कर रहा हूं। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं बेटा, तो देखो यहाँ पे कितने सिग्मा, इसने कितने सिग्मा बनाए? 1 2 3। ये कार्बन जो है वो 1 2 3 3 सिग्मा बना रहा है और 1 पाई बना रहा है। जब भी 3 सिग्मा और 1 पाई हो तो संकरण क्या होता है बेटा? sp2। क्या हो जाएगा? sp2। क्या हो जाएगा बेटा? sp2। तो जब भी कोई परमाणु, जैसे कि यहाँ पे कार्बन 1 2 3 3 सिग्मा और 1 पाई बना रहा है, मतलब कि sp2। यहां तक की बात क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? बेटा ये बहुत आसान आसान चीजें मैं पढ़ा रहा हूं। किसी भी, चलो कोई भी इसका देख लो, यहां इसको देख लो, इसको, चलो इस परमाणु को देखो, इस कार्बन को, ये कार्बन देखो, ये कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, कार्बन है। इस कार्बन को देखो बेटा, इस कार्बन के यहाँ पे सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। इस कार्बन ने 1 2 3, देखो ध्यान से देखो इस कार्बन को देखो, ये कार्बन, इस कार्बन ने 1 2 3 3 सिग्मा बना लिए और कितने पाई? 1 पाई। 3 सिग्मा 1 पाई मतलब क्या? sp2। इस संरचना के अंदर किसी भी कार्बन की बात करो, ये सारे क्या है बेटा? कार्बन। ये क्या है? कार्बन। ये क्या है? कार्बन। ये क्या है? कार्बन। ये क्या है? कार्बन। चलो इस कार्बन की बात करते। इस कार्बन को देखो कितने सिग्मा, इस कार्बन ने यहां सिग्मा बनाया, इस कार्बन ने नीचे सिग्मा बनाया, इस कार्बन ने ऊपर यहां सिग्मा बनाया। कार्बन ने 1 2 3 3 सिग्मा बनाया और 1 पाई। 3 सिग्मा 1 पाई, sp2 संकरण। सभी का sp2, सभी कार्बन का संकरण क्या है बेटा? sp2। यहां तक की बात क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? ये बताओ मुझे, यहां तक की बात क्लियर? ठीक है, क्लियर, पक्का? चलो अब कुछ क्वेश्चंस करके बताओ मुझे, कुछ प्रश्न करके बताओगे? आ जाओ, चलो कुछ प्रश्न करके बताओ। सभी बच्चे यहां लिखो, प्रश्न लिखो। निम्न में सिग्मा तथा पाई बंध की गणना करो। ठीक है, किसी भी तत्व का निकाल सकते हो, लेकिन कार्बनिक रसायन के अंदर हम कार्बन परमाणु देखते ही देखते हैं, तो इसलिए हम कार्बन की बात करते हैं। ठीक है, कार्बनिक रसायन में हम कार्बन परमाणु की बात करते हैं, क्योंकि कार्बन परमाणु कार्बनिक रसायन के अंदर बहुत ही सामान्य रूप से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कार्बन परमाणु के संकरण की हम बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े अब, चलो आगे बढ़े, चलो ठीक है, चलो सभी बच्चे प्रश्नों को करें अब। इन तीनों को करो बेटा। हाँ, इस ट्रिक से हम किसी भी परमाणु के निकाल सकते हैं, लेकिन साधारणतया हम इस ट्रिक से हम कार्बन की बात करते हैं। दूसरे परमाणु में एकाकी युग्म भी आते हैं, इसीलिए हमको ये वाली ट्रिक कोशिश करनी है कि कार्बन के लिए ही लगाएं। ठीक है, ये वाली जो ट्रिक है बेटा, कोशिश करो ये कार्बन के लिए लगाओ, क्योंकि दूसरे परमाणु के साथ में एकाकी युग्मों की भी समस्या है। ठीक है, हाइड्रोजन का संकरण नहीं देखते हैं बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। हम केवल किसका संकरण देखते हैं बेटा? कार्बन का। ठीक है,
हम केवल कार्बन का संकरण देखते हैं, ठीक है। हमारा काम है केवल सिग्मा और पाई बंधों की गणना और संकरण बताना, हमें आकृति को समझने की जरूरत नहीं है। जब आकृति को समझने का मौका आएगा तो आकृति को भी समझेंगे, आकृति नहीं समझनी, ठीक है अभिषेक, ठीक है। चलो, हमें हाइड्रोजन का संकरण नहीं देखना है, हमें केवल कार्बन का संकरण देखना है। हाइड्रोजन के संकरण की बात नहीं करते, हम केवल कार्बन के संकरण की बात करते हैं। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं आप उतना ही दिमाग लगाओ। हाइड्रोजन के संकरण की बात आपको नहीं करनी है। आप क्यों पूछ रहे हो मुझसे हाइड्रोजन का संकरण? चलो पहले की बात करते हैं। चलो, अरे यहाँ पे संकरण नहीं निकालना है, हमें यहाँ पे केवल सिग्मा और पाई बंध निकालने हैं। हमें यहाँ पर केवल सिग्मा और पाई बंध निकालने। चलो चलो, दो परमाणु के बीच में एकल बंध कौन सा? सिग्मा। दो परमाणु के बीच में एकल बंध कौन सा? सिग्मा। दो परमाणु के बीच में एकल बंध कौन सा? सिग्मा। दो परमाणु के बीच में एकल बंध कौन सा? सिग्मा। दो परमाणुओं के बीच में एक से ज्यादा बंध, तो एक तो हो जाएगा सिग्मा और शेष सभी हो जाएंगे पाई। दो पाई बच जाएंगे इसमें, दो पाई। देखो कितने सिग्मा आ गए? 1 2 3 4 5, कुल 5 सिग्मा आ गए बेटा। कितने? 5 सिग्मा। और पाई कितने आ गए? 2 पाई आ गए। कितने आ गए? 2 पाई आ गए। 2 पाई आ गए, ठीक है। चलो अब बात करेंगे यहां की। देखो इसकी बात करें, देखो दो परमाणुओं के बीच में एकल बंध तो सिग्मा। दो परमाणु के बीच में एकल बंध तो हमेशा सिग्मा। दो परमाणु के बीच में एकल बंध तो हमेशा सिग्मा। दो परमाणु के बीच में एकल बंध तो सिग्मा। दो परमाणु के बीच में एकल बंध तो सिग्मा। दो परमाणुओं के बीच में एक से ज्यादा बंध तो एक सिग्मा और दूसरा पाई। दो परमाणुओं के बीच में, यहां देखो, दो परमाणुओं के बीच में, ये देखो यहां पे क्या है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन। दो परमाणुओं के बीच में एकल बंध, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में एकल बंध, सिग्मा। कितने सिग्मा आ रहे हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा। 7 सिग्मा आ रहे ना? कितने सिग्मा आ रहे हैं? 7 सिग्मा। 7 सिग्मा और कितने पाई? ठीक है, और कितने पाई? 1 पाई, ठीक है, क्लियर? ठीक है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? इसमें देखो कितने सिग्मा है? 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा और 2 पाई। 7 सिग्मा और 1 पाई। चलो इसकी बात करते हैं बेटा। इसमें कितने सिग्मा? देखो दो परमाणु के बीच में एकल बंध, सिग्मा। दो परमाणु के बीच में एकल बंध, सिग्मा। दो परमाणु के बीच में एक से ज्यादा बंध, एक सिग्मा दूसरा पाई। दो परमाणुओं के बीच में एकल बंध, सिग्मा। दो परमाणुओं के बीच में एकल बंध, सिग्मा। कितने सिग्मा आ गए? देखो 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा और 1 पाई, ठीक है, क्लियर? अरे समझ में आया? यहां पे 6 सिग्मा कैसे आएंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 और 7वां 7 सिग्मा आएंगे। देखो किसी में भी कोई डाउट आ रहा है बताओ? यहां पे आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है बताओ? चलो कोई डाउट देख लो। सारे आसान है, बहुत आसान है बेटा। क्लियर है? क्लियर? चलो चलो अब आ जाओ आज के लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड वाले में बेटा, ये सेकंड वाले में देखो यहाँ द्विबंध है। देखो बेटा सेकंड वाले में यहाँ क्या है? द्विबंध, दो बंध है। जब एक से ज्यादा बंध हो, जब भी दो परमाणुओं के बीच में एक से ज्यादा बंध हो, तो एक सिग्मा और दूसरा बचा हुआ जो होगा, शेष जो भी होगा वो पाई हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, क्लियर? ठीक है, क्लियर? चलो सर एक क्वेश्चन में कार्बन का अलग अलग क्यों नहीं लिखते? कार्बन का अलग अलग तब लिखते हैं बेटा जब संकरण निकालना हो। कार्बन का अलग अलग तब लिखते हैं जब संकरण निकालना हो। जब संकरण निकालना हो, क्या निकालना हो बेटा? संकरण ज्ञात करना हो। अभी हमको संकरण थोड़ी ना ज्ञात करना है भाई, अभी हमको संकरण थोड़ी ना ज्ञात करना, अभी तो हमको सिग्मा और पाई बंध निकालना है। ठीक है, चलो आ जाओ अगला लिखो बेटा, संकरण बताएं। ठीक है, संकरण बताना है बेटा आपको। ठीक है, चलिए सभी बच्चे यहां पे लिखेंगे। ये एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसके बाद में आपकी छुट्टी। ठीक है, यहां पे 3 कार्बन परमाणु है बेटा। कितने? 3 कार्बन परमाणु है। इन तीनों कार्बन परमाणुओं का आपको संकरण निकालना है। इन तीनों का संकरण निकालो फटाफट। चलो कैसे करेंगे बताओ? तीनों कार्बन परमाणु का संकरण क्या आएगा? देखो क्या आएगा, देखो यदि 2 परमाणुओं के बीच में एकल बंध तो सिग्मा, 2 परमाणुओं के बीच में एकल बंध तो सिग्मा, 2 परमाणुओं के बीच में एक से ज्यादा बंध, देखो एक से ज्यादा बंध आ रहे हैं, 2 बंध आ रहे हैं, एक सिग्मा और शेष बंध हो जाएंगे पाई। इसका मतलब इस कार्बन ने कुल कितने सिग्मा बनाए? देखो कार्बन ने 1 2 3, इस कार्बन ने 3 सिग्मा बंध बनाए और कितने पाई बनाए? 1 पाई बंध। क्या बनाया? 1 पाई बंध। जब भी 3 सिग्मा और 1 पाई बंध हो तो संकरण क्या होता है बालको? कौन बताएगा? sp2। क्या होता है बेटा? sp2। चलो आ जाओ बीच वाले कार्बन। इस कार्बन ने यहां सिग्मा बनाया, इस कार्बन ने यहां पाई बनाया। चलो इस कार्बन के बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक से ज्यादा बंध है। जब भी 2 परमाणुओं के बीच में एक से ज्यादा बंध हो तो एक सिग्मा, दूसरा शेष जो भी वो पाई आ जाएगा। चलो इसका मतलब इस कार्बन ने कितने सिग्मा बनाए? देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 1 पाई, 2 पाई, मतलब कि इसने 1 2 2 सिग्मा और 1 2 2 पाई बंध बना लिए। और जब भी ऐसा हो तो बेटा संकरण क्या होता है? संकरण होता है sp। जब भी 2 सिग्मा 2 पाई बनाए तो संकरण sp होता है। चलो अब बात करते हैं इसकी। देखो सिग्मा यहां पे आ जाएगा, सिग्मा इन दोनों के बीच में एकल बंध सिग्मा। कितने सिग्मा हो गए? 1 2 3, 3 सिग्मा 1 पाई, क्या हो जाएगा? sp2। क्यों? क्योंकि इसका 3 सिग्मा 1 पाई बंध बना रहा है ये कार्बन। ये हो जाएंगे बेटा आंसर। बताओ क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? अब गलत तो नहीं करोगे ये बता दो। ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, आपको मैंने होमवर्क में आज कुछ क्वेश्चन दिए हैं, देख लो। चलो एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, गलत मत करना आप। ठीक है, इसका फोटो खींच लो, फोटो खींच लो। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं होमवर्क के क्या क्या है। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले आपको करना क्या। एक तो ये क्वेश्चन करना है, देख लो क्वेश्चन देख लो। आपको सिग्मा और पाई बंधों की गणना करनी बेटा। इसमें आपको इसमें सिग्मा और पाई बंधों की गणना करनी। बस यहां पे एक बात ध्यान रखें, यहां पे एक बात ध्यान रखें बेटा, कोई भी कार्बन कितने बंध बनाता है? 4 बंध बनाता है। 4 बंध। कितने बंध बनाता है? 4 बंध बनाता है। कार्बन 4 बंध बनाता है। ठीक है, ध्यान रखना ये। ठीक है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है बेटा। चलो और ये कर लेना। ठीक है, ये कर लो। सर यदि 7 सिग्मा और 2 पाई, बेटा 7 सिग्मा और 2 पाई जो है वो पूरे यौगिक का आया है, वो मैंने पूरे यौगिक का योग करके बताया है। एक कार्बन जो है वो अधिकतम 4 सिग्मा ही बनाएगा। शिवांश बात समझ में आई? एक कार्बन अधिकतम 4 बंध ही बनाएगा, और जब एक कार्बन अधिकतम 4 बंध बनाएगा तो फिर आपको ध्यान रखना है कि भैया उसका संकरण sp3 हो सकता है। 7 सिग्मा, एक कार्बन 7 सिग्मा नहीं बनाता। ठीक है,
क्लियर? चलो ठीक है, अभी आप ये क्वेश्चन करिए, आपको कल और दूसरे क्वेश्चन में देने वाला हूं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं अब कल की क्लास में। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके ना, बाय बाय, टेक केयर।